Assalamualaikum, Assalamualaikum and welcome to Champions Clash World Cup special transmission on Discover Pakistan and I'm your host Babasha Nazreen. World Cup is going to compile और 4 सेमीफाइनलिस्ट हमारे सामने आ चुके हैं वर्ल्ड कप 2026 की कैंपेन से। साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड इंडिया आर द 4 सेमीफाइनलिस्ट टीम्स, जिनमें से कल एक ग्रुप का मैच होगा जिसमें न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका होगा। लेट्स सी इन दोनों में से फाइनल में पहले कदम कौन जमाता है और उसके बाद इंग्लैंड वर्सेस इंडिया में से कौन फाइनल तक रसाई लेता है। लेकिन बहुत एक्साइटमेंट हो रही है, बहुत एक्साइटिंग मैच होने वाले हैं क्योंकि अगर हम देखें तो ये चारों वो टीम्स हैं जो बैक टू बैक जो है वो कोशिश कर रही थी ऊपर आने का और बिलाखिर उन्होंने अपनी जगह बना ली। और वेरी अनफॉर्चुनेट हम पाकिस्तान का इसमें अनाउंस नहीं कर सकते बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस इज़ नॉट लाइक टू अनाउंस और उसके बारे में भी हमारी बातें होंगी। पाकिस्तान के हवाले से डेफिनेटली हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है मेसम अब्बास। बहुत बहुत खुशामदीद मेसम। आप बताएं खरीद से। अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के साथ अतीक भी हमारे साथ मौजूद है। अतीक बहुत बहुत खुशामदीद। सबसे पहले तो हम सेमीफाइनलिस्ट टीम्स की बात करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो दुख हैं, हमारे जो गम हैं, हम उनकी जानिब भी बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले साउथ अफ्रीका वर्सेस न्यूजीलैंड कल एक पहला सेमीफाइनल मैच है। बिल्कुल। व्हाट आर यू सीइंग कि क्या कंपैटिबिलिटी कल हमें नजर आ सकती है, कैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड वो जो प्रेशर होगा सेमीफाइनल का, क्योंकि साउथ अफ्रीका आई गेस ये प्रेशर हैंडल करना जानती है क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत अरसे से सेमीफाइनल तक रसाई है, फाइनल तक पहुंचते हैं लेकिन फाइनल जीत नहीं पाती है। yes. बिल्कुल ऐसी बड़ा मैच होगा। 4 अब बड़ी टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए और ज़ाहिर है कि मेरे ख्याल में चारों बेस्ट टीमें हैं। अगर इंडिया की हम बात करते हैं और थोड़ी सी हमें कमज़ोर लग रही थी एक पॉइंट पे, लेकिन वो सही टाइम पे क्लिक की है, तो मेरे ख्याल में बेहतरीन बात है। कल का जो मैच है साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड पहले भी ICC टूर्नामेंट्स में एक दूसरे के मध्य मुकाबला आ चुके हैं और सेमीफाइनल्स में भी आ चुके हैं। दोनों का क्रंच मुकाबला होता है और वही बात जैसे आपने की कि साउथ अफ्रीका को प्रैक्टिस तो बहुत है क्रंच मूवमेंट्स पे आने की, सेमीफाइनल खेलने की, लेकिन इम्तिहान ये होगा कि क्या इस दफ़ा वो प्रेशर पे काबू पा पाते हैं। क्या इस दफ़ा वो एक जो लाइन है, इस लाइन से हमेशा वो पीछे रह जाते हैं, क्या इस दफ़ा वो क्रॉस कर पाते हैं। दिल ये चाह रहा है कि वो करें क्योंकि हमेशा जो है, और इस दफ़ा उनकी टीम सबसे ज़्यादा बैलेंस लग रही है, चाहे उनका टॉप ऑर्डर की बात की जाए, मिडिल ऑर्डर की बात की जाए, स्पिनर्स की बात की जाए, फास्ट बॉलर्स की बात की जाए, एक मुकम्मल कॉम्पैक्ट टीम है। दूसरी साइड पे न्यूजीलैंड की टीम भी अच्छी है, कुछ उनके मसाइल जरूर है लेकिन वो भी अच्छी टीम है। कल एक जबरदस्त टाकरे वाला मैच होने वाला है। बिल्कुल ऐसे ही है और अतीक की जाने पड़ेंगे। अतीक काफ़ी इंटरेस्टिंग और मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर हो गई है। ये 4 टीम्स हैं, इनमें से 2 फाइनल तक पहुंचेंगी और फिर एक फाइनल की ट्रॉफी जो है वो उठाएगी। लेकिन व्हाट यू थिंक कि इनमें अब किस तरह के मुकाबले हो सकते हैं? बिल्कुल नेल बाइटिंग मुकाबले होंगे या वन साइडेड? क्योंकि मेरे ख्याल से सेमीफाइनल्स में वन साइडेड तो इमेजिन नहीं किया जा सकता। देखिए साउथ अफ्रीका, जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे कि वो टीम तो बहुत अच्छी होती है लेकिन सेमीफाइनल तक तो बड़ा अच्छा खेल रही होती है, या सेमीफाइनल में बेचारी दौड़ से बाहर हो जाती है, फाइनल में आके बेचारी बिल्कुल चौक हो जाती है। और लास्ट में हमने देखा 2024 के वर्ल्ड कप में इंडिया के सामने वो आई लेकिन वो नहीं जीत पाई, और उससे पहले भी 2009 में, 2014 में भी वो सेमीफाइनल तक पहुंचती थी लेकिन उसके आगे नहीं आ पाती थी। तो मुझे ये लगता है कि इस बार उनका जो स्पिरिट है और उनके अंदर जो मोटिवेशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट नजर आ रही है। उनके अंदर एक स्पार्क नजर आ रहा है, करंट नजर आ रहा है। तो मुझे ये लग रहा है कि इस बार फाइनल तक पहुंचने की वक्त और जो फर्क है सबाना, वो उनके कैप्टन है ईडन मार्करम, जिस तरह बैटिंग कर रहे हैं और जिस तरह टीम को लीड कर रहे हैं, वो टीम में अगर आप उनको देखें ना तो जो भी बॉलर्स बॉलिंग कर रहे होते हैं उनकी नजर होती है एक चीज पे और बैटिंग भी अग्रेसिव करते हैं। सो ईडन मार्करम एक ऐसे लीडर बन के सामने आए हैं जो साउथ अफ्रीका को पहला ICC टाइटल जितवा सकते हैं। अतीक भाई, इंग्लैंड और इंडिया का मुकाबला वो मजेदार होगा और क्या दोबारा साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया होगा, ये भी एक सवाल है। ये भी मजेदार एक सिचुएशन है क्योंकि हर टीम ने 3 मैचेस तो खेलनी है हर टीम के साथ, तो एट द एंड ऑफ द डे ये भी डिसाइड हो जाएगा कि कौन सी टीम जो है बेस्ट होगी और वो डेफिनेटली वो फाइनल में जाएगी। तो मुझे ये लग रहा है कि सेमीफाइनल तक तो मुकाबले मजेदार होंगे, इंडिया का स्पेशली इंग्लैंड के साथ और न्यूजीलैंड का साउथ अफ्रीका के साथ, तो मजेदार मुकाबले होंगे। अच्छा, इंडिया का आप लोग क्या समझते हैं? सही टाइम पे उन्होंने, जिसे कहते हैं ना कि जागे हैं, जो उनकी भी काफी चीजें सामने आ रही थी। साउथ अफ्रीका ने भी शिकस्त दी, पाकिस्तान के खिलाफ भी एक खिलाड़ी अच्छा खेले, काफी लूप होल्स थे। मैं आपको मजेदार स्टैट शेयर करूं कि जो कैचिंग रेशो सामने आई है उसमें इंडिया बहुत नीचे है। इंडिया की जो कैचिंग रेशो है वो 77 पॉइंट समथिंग है और इंग्लैंड लास्ट से सेकंड लास्ट नंबर पे है। पाकिस्तान इंडिया से बहुत बेहतर है। सो इंडिया की फील्डिंग पे सवालात हैं, उनकी बैटिंग ऑर्डर पे सवालात हैं, लेकिन पिछले मैच में जो संजू सैमसन ने कमाल किया है, बेहतरीन बैटिंग, वाह वाह वाह, उनको खिलाया नहीं जा रहा। जी बिल्कुल, उनको मौका मिला है और उन्होंने उस मौके का भरपूर फायदा भी उठाया। फखर जमान ने जैसे मौका मिला तो
साहबजादा फरहान ने तो डेफिनेटली वो तो पाकिस्तान obviously को मजेदार दिलाया, लेकिन जो स्टैट जो यहाँ पर बड़े मजेदार मुझे भी याद आ गए कि सबसे ज्यादा छक्के जो T20 में हालिया कुछ सालों में सबसे ज्यादा छक्के सर वेस्ट इंडीज ने मारे हैं 314 के करीब बेस्ट Nice, इंडीज very nice. और सेकंड पे इंडिया थी और थर्ड पे पाकिस्तान। ये तीन टीमें हमेशा से ऐसी रही हैं जो जारहाना खेल की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। Yes. और इस बार तो साहबजादा फरहान ने पाकिस्तान का नाम वाकई बेशक अच्छा बुलंद किया No है। बेशक हम लोग सेमीफाइनल में रसाई तो नहीं हासिल कर सके, लेकिन ये कुछ एजाज लेकिन साहबजादा फरहान जो है वो हमें अभी एक भी आइकॉनिक प्लेयर मिला है। आइकॉनिक प्लेयर मिला और मैन ऑफ द सीरीज की दौड़ में शामिल हैं, क्योंकि कल भी हम देख रहे थे कि ESPN ने शेयर किया हुआ था कि जिसमें लोग अपने कमेंट्स दे रहे थे और मैक्सिमम कमेंट्स साहबजादा फरहान के हक में आ रहे थे, Exactly, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड कायम नहीं किया, जब से T20 वर्ल्ड कप हो रहे हैं हाईएस्ट रन गेटर्स इन अ सिंगल टूर्नामेंट, Yes. तो साहबजादा फरहान ने विराट कोहली का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया। ऑलराइट, सो हम साहिबजादा फरहान की बात करें, एक और इशू चल रहा था बैक टेस्ट में कि दी 100 लीग जो है वो आने वाली है, उसमें कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो है वो शमूलियत नहीं मिल सकेगी, लेकिन 14 प्लेयर्स जो है वो सिलेक्ट किए गए हैं। अतीक बताइएगा कौन कौन से वो 14 खिलाड़ी हैं जिन्हें मौका मिलने वाला है दी 100 में खेलने के लिए? 14 खिलाड़ी तो डेफिनेटली हैं, लेकिन उसमें अफसोसनाक बात यह है कि साहिबजादा फरहान नहीं है। और अफसोसनाक बात मजीद ये है कि उसमें हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी हैं और उनको मौका चूंकि मिल गया है और वो 100 लीग में पार्टिसिपेट भी करेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की जीत है कि जहां पर भारतीय तिल मिला रहे थे कि जी हम किसी पाकिस्तानी प्लेयर्स को इस लीग में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, वहीं पर आपने देखा कि बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स और खासतौर पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की मुदाखलत थी। उन्होंने कहा था कि भाईजान ये लीग उसी तरह नहीं होगी जिस तरह आप चाहते हैं, जो इंटरनेशनल म्यार है उसके मुताबिक होगी और ये पाकिस्तान की जीत। तो आपको कहीं लगता है कि ये बिग 3 कहीं ना कहीं टूटने जा रहा है और जो मोहसिन नकवी साहब की डिप्लोमेसी है वो बड़ी जबरदस्त काम कर रही है, अब दुनिया इंडिया की हर बात नहीं मानती, अब नकवी फैक्टर है। Yes. सर मैंने no आपको doubt. याद होगा कि जब 2024 का वर्ल्ड कप था उस वक्त भी हम यही बिग 3 की बात कर रहे थे और मैंने कहा था कि ये बिग 3 जो है वो इज नो मोर। हमने सबसे पहले इस पे बात की थी। और हम ये उस वक्त भी ये प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अब बिग 3 की बजाय बिग 1 बनेगा और वो मोहसिन नकवी होगा। Yes. और अब हमें बनता भी नजर आ रहा है। और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया जो बड़े समझे जाते थे बोर्ड, लेकिन अब वो उनकी मोनोपोली जो टूटती नजर आती है। इंडिया तो बिल्कुल टूट गया ना। अब इंशाल्लाह जो लेकिन नकवी साहब से एक और भी हाथ बांध के गुजारिश है कि सर जी टीम के लिए भी कुछ कर लें, सर्जरी तब भी होनी थी नहीं हुई, अब कोई ग्रैंड ऑपरेशन कर लें, कोई जो जिस मर्जी की तरह का ऑपरेशन करें, लेकिन टीम की हालत भी बेहतर हो। लेकिन मुझे Exactly, लग और रहा है कि यहीं से हम सर्जरी- बात करेंगे क्योंकि फाइन्स की बात हम करने जा रहे हैं। सर्जरी तो होगी लेकिन पहला इकदाम ले लिया गया है और फाइन्स टीम को जो है वो होने आपको वाले याद है हमने एशिया कप में बात की थी कि देखें हर कंपनी में जब आप SOPs को वायलेट करते हैं तो फाइन होता है, हर जगह पे ये रूल है, होता तो है। व्हाई नॉट पाकिस्तानी जी, क्रिकेट टीम में भी ये रूल अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि जो फाइनेंशियल हिट होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और देखा है कि हमारे यहाँ जब लोगों पर फाइन होना शुरू हुआ लोगों ने हेलमेट पहनना शुरू कर दिया, क्योंकि ये एक नेचुरल सी बात है। सो सलीम खालिक साहब की कल की खबर थी, अभी तक PCB ने ऑफिशियली तो इसका ऐलान नहीं किया, लेकिन हर बड़ी मीडिया आउटलेट ने इसको उठाया है, और इसमें सर मजेदार बात यह है कि 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस फाइन की ज़द में नहीं आए। उस्मान तारिक, इब्रार अहमद और साहबजादा फरहान, ये 3 प्लेयर। और ये भी खबर चल रही थी कि इंडिया के मैच के बाद ही ऐलान कर दिया गया था कि आपको फाइन होगा। और चूंकि उनके बारे में बड़ी बड़ी बातें इन 3 प्लेयर्स के हाथ में आ रही थी कि बेचारे इनका क्या कसूर है कि जब वो अपनी पूरी एफर्ट दे रहे थे, 100% दे रहे थे, तो ये फाइन की ज़द में क्यों आए हैं? तो उन 3 प्लेयर्स के नाम भी फिलहाल सामने आए हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं किया PCB ने। तो फखर जमान का नाम भी होगा? फखर जमान का नाम भी लिस्ट में आ रहा है, क्योंकि वो तो एक ही मैच खेले हैं और उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा नाम दिया है और अच्छा इतना कमाया नहीं है जितना, और इसीलिए उनकी बात की जा रही थी कि यार बेचारे उस्मान तारिक ने इतना कमाया नहीं जितना उसको फाइन किया जा रहा है। तो बहरहाल इस तनकीद के बाद ये 3 नाम सामने आए कि पॉसिबल है कि इन 3 टीम प्लेयर्स के नाम जो है वो फाइनलिस्ट में ना होंगे, बाकी प्लेयर्स जो है उन पर डेफिनेटली। मेरे जहन में एक और नाम आ रहा है, ख्वाजा नाफिल। ख्वाजा नाफिल को तो 60 लाख करना चाहिए कि उसको मौका मिला फिर इसने परफॉर्म किया, 2 मौके मिले और वो परफॉर्म नहीं कर। लेकिन मेरे ख्याल से माइट पॉसिबल इन फ्यूचर वो चीजें जो है वो बेहतर हो जाए। कैसे होंगी इस पे हमारी मजीद बात करेंगे, लेकिन जहाँ पे फाइन्स किए जा रहे हैं वहाँ पे इस्तीफे भी जो है वो सामने हमें देखने को मिले हैं और मेरे ख्याल से ये एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आपको लग रहा है कि सिस्टम उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा तो वहीं पर डिसीजन मेकिंग हो जानी चाहिए। सो इस्तीफों के रेलेवेंट जो खबरें हैं अतीक, क्या वो दुरुस्त हैं और उसमें क्या जो है वो सच्चाई है? बिल्कुल, अलीम डार ने इस्तीफा दे दिया है अपनी सिलेक्शन कमेटी से और ये बात तो कंफर्म भी कर दी है अलीम डार साहब ने। दूसरी बात जा रही थी आकिब जावेद की, तो आकिब जावेद से कांटेक्ट हुआ था, उन्होंने कहा था मुझे तो पता ही नहीं है मैं इस्तीफा मैंने दिया या नहीं दिया, बाकी खबरें जो चल रही हैं वो आपको पता ही है, उन पर रिलाय तो किया नहीं जा सकता, लेकिन एक इस्तीफा फिलहाल मंजूर हो चुका है। उसकी अंदरूनी कहानी भी सामने आई है कि अलीम डार जो है वो बेसिकली कुछ प्लेयर्स पे उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, वो बाबर आजम,
उस्मान खान को टीम में नहीं और साइम अयूब को, इन तीनों को टीम में नहीं रखना चाह रहे थे। Okay. लेकिन माइक हैसन का इस पे बजिद थे वो, इस पे उनका इख्तलाफ हुआ और इस पे वो बारहा वो कहते, उनको ये भी गिला था कि आकिब जावेद हर बात माइक हैसन की मान लेते हैं। जो सिलेक्टर्स बात करते हैं, मशवरा देते हैं, वो उनकी नहीं सुनते और आकिब जावेद हर बात पे यस सर करते हैं और इसका नुकसान टीम को हुआ। लेकिन फिर लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि एक अंपायर का सिलेक्शन कमेटी में होना ये भी एक सवाल है कि भाई ये सिलेक्शन कमेटी होती है उसमें साबिका प्लेयर्स होते हैं, अंपायर्स की रिवायत तो हमने नहीं देखी कभी भी। तो लेकिन वही बात है कि चले कम से कम अच्छी बात है कि जिम्मेदारी ली, एक्सेप्ट की कि ओके हमारी वजह से टीम हारी है। तो अब आकिब जावेद की आपने बात की, पता नहीं उनके पास भी क्या गीदड़ सिंगी है, क्या उनके पास कोई पर्ची है या पर्चे हैं कि वो हर बोर्ड के सिस्टम का हिस्सा होते हैं। वो हो गए, वहाब रियाज हो गए, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं कि पता नहीं उनके पास कोई ऐसी वीडियोस हैं, कोई पता नहीं कॉम्प्रोमाइज्ड वीडियोस हैं या क्या है। इसके साथ साथ सर असद शफीक भी इस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे, लेकिन मुझे उनके नाम की कोई खबर सामने नहीं आते। असद शफीक क्या T20 स्पेशलिस्ट हैं, आप अंदाजा करें तो कभी T20 देखा तक नहीं होगा, वो टेस्ट खेलते हैं। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत वाइजली डिसीजन लिया गया है लीमडार साहब की जानिब से। लेकिन असद शफीक पे फिर एक क्वेश्चन मार्क है कि वो होते भी हैं तो वो कहाँ होते हैं, क्योंकि हमने कभी उन्हें देखा भी नहीं है। सो जो भी फैसले हैं वो पाकिस्तान की टीम को करने चाहिए। इसमें मजीद बात करते हैं, डिस्कशन कंटिन्यू लेगी। अभी हम लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, देखते हुए डिस्कवर पाकिस्तान। वेलकम बैक जी। तो अब हम बात करेंगे पाकिस्तान टीम के रिलेवेंट, पाकिस्तान की टीम की क्या सिचुएशन होगी फर्दर ऑन, कौन से टूर है, उस टूर में कौन कौन होगा। और सबसे पहला सवाल मेरा अतीक से है कि माइक हैसन का क्या कहना है। माइक हसन बेचारे तो नहीं कहेंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इन तमाम स्ट्रेटजी के पीछे हाथ उनका ही था, क्योंकि जो बात वो कहते थे वो मनवाते थे और उनकी मर्जी के मुताबिक सारी टीम डिज़ाइन की गई थी। इवन के सलमान अली आगा की मर्जी भी वो नहीं चलने देते थे और ना ही किसी कोच की। वैसे इससे पहले बात कर रहे थे कि तमाम तर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो आती तो फिर डेफिनेटली कोच के ऊपर ही है। लेकिन अब जो दौरा बांग्लादेश है वो भी बड़ा अहमियत का हामिल है, क्योंकि 9 तारीख को वो यहाँ से लैंड कर रहे हैं और 11 से वो स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें चेंजिंग की बात की जा रही है कि उसमें कौन कौन से प्लेयर ऐसे हैं जिनको नहीं खिलाना चाहिए। तो उसमें सर फहरिस्त बाबर आजम का नाम भी आ रहा है और उसके साथ साथ उस्मान खान, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज, इन सब के नाम भी अब इस लिस्ट में आ रहे हैं। शादाब टीम में शादाब का अभी तक नाम सामने नहीं आया और कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो जाए। ठीक है, अच्छा शादाब खान हम सब मिलकर दुआ करें। बिल्कुल, मैं ये बात करना चाह रही थी कि सकलैन मुश्ताक की जानिब से स्टिल उनको जो है वो सपोर्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि माइक हैसन ने उन्हें सही जगह पे खुदा ऐसा सुसर सबको अता करे, क्योंकि जिस तरह सकलैन मुश्ताक ढिठाई से लिटरली और बेशर्मी से डिफेंड कर रहे हैं उन्हें, वो कह रहे हैं जी नहीं माइक हैसन ने उनको सही इस्तेमाल नहीं किया, वो तो शेन वॉन है अपने दौर के और वो तो कैरन पोलार्ड हैं, एबी डिविलियर्स हैं, उनको इस्तेमाल सही तरह नहीं किया गया और शायद अगर उनको इस्तेमाल किया जाता तो वो तो अकेले ही काफी थे, वर्ल्ड कप ले जाते, वो बाकी टीमों को मौका ही ना देते, वो ऐसे ही पोर्ट्रे कर रहे हैं। लेकिन मुझे शाहिद अफरीदी पे बड़ा मजा आया उनकी बात सुनकर। उन्होंने बड़ी अच्छी तनकीद की, उन्होंने कहा कि यार इतना अरसा हो गया शाहीन को खेलते हुए, आखिरी ओवर उसको यही नहीं पता कि किस एंड से आपने बॉलिंग की। तो ये मुझे अच्छी बात लगती है कि यार जब आप कोई अच्छी चीज पर तनकीद करते हैं, ये नहीं है कि आप हर उसकी अदा पर पर्दा डालें। आप देखें कि अगर आप वसीम अकरम की बॉलिंग देखें या आमिर की बॉलिंग देखें तो आपने देखा कि बाज दफा वो राउंड द स्टंप्स आ जाया करते हैं कि अगर आपके ओवर द स्टंप गेंद इस तरह स्विंग नहीं हो रही, आपको मिल रही, पूरे वर्ल्ड कप में आप एक गेंद शाहीन शाह अफरीदी की राउंड द स्टंप्स मुझे दिखा दें कि उसने कोई अपनी पोजीशन चेंज की हो, अपनी दाएं दाएं चेंज करने की कोशिश की हो, राउंड द स्टंप आके यॉर्कर करने की कोशिश की हो, नहीं, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं। शाहिद अफरीदी बिल्कुल ठीक कहा। दौरा बांग्लादेश की आपने बात की, मुझे डर ये है कि कहीं वही ना हो कि ठीक है एक टूर में 2-3 खिलाड़ियों को ड्रॉप किया, उसके बाद अगले टूर में फिर वही सारे खिलाड़ी, और फिर ये कहा जाता है कि नहीं ये टीम के मेन प्लेयर्स थे, इनके बगैर टीम का गुजारा ही नहीं हुआ, टीम ने परफॉर्म नहीं किया तो वही खिलाड़ी वापस इनके साथ हमारा गुजारा नहीं। लास्ट ईयर आपको याद होगा जब हमने T20 स्क्वाड भी वहां भेजा था बांग्लादेश में, उस वक्त भी हमारे बाबर रिजवान और कई प्लेयर ऐसे थे जो टीम में नहीं थे और उनको पता था कि यार बांग्लादेश में जीतना मेरे ख्याल से कोई मुश्किल नहीं है। और लेकिन अब मुश्किल है, अब देखें, अब उनके मेन प्लेयर्स जो है ओडीआई में हमारे स्क्वाड का हिस्सा जब नहीं होंगे और उनकी कोशिश होगी कि यार जब तनकीद की जा रही है कि जब आप पुराने प्लेयर्स को
निकाल कर नए प्लेयर्स को शामिल कर उनको मौका दे, तो फिर ये भी करके देख लेते हैं। तो मेरे ख्याल से ये उनको काम डाउन करने के लिए ये स्ट्रेटेजी है। कुछ पुराने खिलाड़ियों की भी बात कर रहे हैं तो बिल्कुल मैं इसी पे आने लगी थी, पुराने खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं, लेकिन उस्मान कादिर की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है रिटायरमेंट वापस लेने की। 2024 में वो बहुत ज्यादा मायूस हो गए थे, उन्होंने कहा था कि नहीं उन्हें मौका नहीं मिल रहा, तो उस्मान कादिर ने रिटायरमेंट वापस लेने का फैसला किया है 2026 में। 2 साल के बाद वो बाहर खेल के भी आए हैं एंड आई गेस उनकी गेम भी इंप्रूव हुई होगी। सो व्हाट यू थिंक वो पाकिस्तान की टीम में अब होना डिजर्व करते हैं या नहीं करते? और इसके बाद हम बहुत दिनों से एक बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की टीम के लिए पुराने लेजेंड्स जो हैं उन्हें वापस आ जाना चाहिए, ऐसा कहा जा रहा था कि वो खेल सकते हैं, और मेरे ख्याल से अब तो खेल ही सकते हैं वैसे। अब तो खेल ही सकते हैं। देखिए उस्मान कादिर की बात आपने की, तो उस्मान कादिर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से वाकई अपनी रिटायरमेंट वापस ली है और कोशिश वो कर रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने की। ठीक है। और वो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में ही है और उनकी कोशिश भी है। और बाकी पुराने प्लेयर्स की बात की जा रही है तो उमर अकमल और अहमद शहजाद फिर से एक्टिव हो गए। वो कह रहे हैं कि जब ये प्लेयर हमारी टीम में है, हाँ उमर अकमल से बात भी हुई, वो विलिंग भी थे कि अगर मुझे मिडिल ऑर्डर में खेलने का मौका मिलता है तो मैं लाजमी तौर पर टीम को सर्व करूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नेशनल T20 में मुझे चूंकि राब्ता नहीं किया गया लाहौर की तरफ से। क्या चल रही है उनकी डाइट वाइट क्या चल रही है और प्रैक्टिस क्या चल रही है? बिल्कुल जी, प्रैक्टिस कर रहे हैं वो एनसीए में बाकायदा डेली रूटीन में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और डाइट भी अच्छी ले रहे हैं। अपना वेट भी काफी ज्यादा लूज किया उन्होंने, जिसको पीसीबी को इतराज था। तो मुझे ये लग रहा है कि अब वाकई उनको टीम में आ जाना चाहिए। मिडिल ऑर्डर जिस तरह से हमारा बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। ठीक है, उमर अकमल की तो वापसी का चले ठीक है, आपको क्या लग रहा है जो हमारे लेजेंड्स हैं उन्हें वापस आना चाहिए? देखिए अब तो यही उम्मीद लगती है, अब तो लगता है कि इमरान नज़ीर को भी वापस आना चाहिए, वसीम अकरम को भी वापस आना चाहिए, अब्दुल रज़ाक भी वापस, शाहिद अफरीदी को वापस आना चाहिए। यही लगता है अब तो यही होना चाहिए, क्योंकि और तो पीछे कुछ बचा नहीं है। पिछली परफॉर्मेंस अब पूरे T20 में आप उठा के देख लें, इनके तो किसी बस के उसमें नहीं है, तो शायद लेजेंड्स कहीं कोई ऐसा 5-in-1 का पूल बन सकता है कि आपको लगे कि एक मैच में 5 खिलाड़ी इस तरह के हों तो मैच हम जीत सकते हैं? ये कौन करता है? ये तो कोई भी नहीं करता। बहुत सी बातें चल रही हैं, क्रिकेट के रेलेवेंट हर जगह शोर मचा हुआ है, और जब क्रिकेट की बात आती है तो पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग की भी बात आती है। और अगर हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो वर्ल्ड कप खत्म होते ही, ईद खत्म होते ही जो है वो PSL की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो जाएंगी और दोबारा से हम आपको मिलेंगे। लेकिन उसके हवाले से अभी टीम्स की क्या जो है वो सेटलमेंट चल रही है। दोबारा से सियालकोट स्टेलियंस का नाम मुल्तान सुल्तान रख लिया गया, इसके पीछे क्या वजूहात हैं? आज सुबह एक बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें अतीक ने पार्टिसिपेट किया था। अतीक बताइएगा क्या मामला रहे? देखिए सियालकोट स्टालियंस की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो थी पहले टूट गई थी, तो उस वाले से काफ़ी ज़्यादा वो वरी थे और PCB ने उनको कॉपरेट किया और अब उनकी टाई अप करवा दिया था CD वेंचर्स के साथ। तो अब गौहर शाह जो पहले टीम लेने में नाकाम रहे थे और बड़े पैशनेट थे कि वो टीम को लेकर चलें और बड़े अच्छे अंदाज में टीम को पार्टिसिपेट करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो टीम को बाय नहीं कर पाए थे। इसलिए PCB ने उनके साथ कांटेक्ट करवाया और अब CD वेंचर्स और जो सियालकोट स्टालियंस या उसी ग्रुप वाले वो अब आपस में जॉइंट वेंचर उनका बन चुका है। वो अब उनका नाम भी चेंज कर दिए, मुल्तान सुल्तान जी अब उनका नाम मुल्तान सुल्तान इज बैक। और मेरे ख्याल से गौहर शाह वो पैशनेट पर्सन है और क्रिकेटर भी रहे हैं, फॉर्मर क्रिकेटर हैं और फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, बहुत अच्छी। और उनका कहना है कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर के अंदर के जो एक कैंप लगता था उसका भी वो हिस्सा रहे। ओह दैट्स रियली नाइस। और मेरे ख्याल से अब मुझे लग रहा है कि इस टीम में मजा आने वाला है क्योंकि एक क्रिकेटर ने टीम ऑन की है और जब एक क्रिकेटर को स्पेसिफिक उस पोजीशन पे रखा जाता है सो दैट मींस कि वो एक छोटी छोटी चीज को नोट डाउन करेंगे और अपना एक्सपीरियंस इसमें पुट ऑन करेंगे। सो मैडम मेसा व्हाट यू थिंक कि किस तरह से बेहतर हो सकता है? PSL मेरे ख्याल में पाकिस्तान का ब्रांड है। अब मसला सिर्फ और ये है कि हमने एक तो कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी इस लीग का हिस्सा बने। मैक्सवेल अब हमारे उसमें वो भी मैक्सवेल भी जो है वो आ रहे हैं, स्टीव स्मिथ भी आ रहे हैं। सो मुल्तान सुल्तान की ऐसे अतीक ने बात की, मुल्तान सुल्तान वाकई एक ऐसी टीम है कि लोगों के बड़े जज्बात अटैच थे उनके साथ, लोगों की बड़ी फैन फॉलोइंग थी। मोहसिन नकवी खुद कहते थे कि मुझे बहुत पसंद है मुल्तान सुल्तान। सो अच्छी बात है मुल्तान सुल्तान वापस आई है। अब इस साल का PSL बहुत सारे हवालों से देखने के काबिल होगा, चूंकि T20 में जो हमारी एक बुरी परफॉर्मेंस रही वर्ल्ड कप में और अगले जो T20 वर्ल्ड कप्स हैं या टूर्नामेंट्स उसकी हमने तैयारी करनी है। सो PSL पे ऑब्वियसली हमारी भी नजरें होंगी और आपकी भी नजरें होंगी, देखते हैं। बिल्कुल, और फिर वही मेरे ख्याल से रिजीम शुरू हो जाएगी। एक प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको वहीं से निकाल के डायरेक्ट मेन टीम में डाल दिया जाएगा, फिर हम बाद में बैठ के उस पर जो है वो डिस्कशन करते हैं कि नहीं ये डोमेस्टिक खेल के नहीं आया, इसमें वो पोटेंशियल नहीं है, इसमें वो स्ट्रेंथ नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म क्रिकेट खेल सके। सो दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट समहाउ। लेकिन अगर हम टेस्ट क्रिकेट की तरफ आए, व्हाट यू थिंक कि अब
अभी पाकिस्तान की टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना कितना ज़रूरी हो गया है, बिकॉज हम देखते हैं कि हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं उनमें वो पोटेंशियल नहीं रहता, वो बहुत ज़्यादा जो है वो इजी नहीं रहते हैं, क्योंकि वो 1-2-3 ओवर करवाएंगे उसके बाद वो डेड हो जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह से प्रैक्टिस करवानी चाहिए? बिल्कुल प्रैक्टिस उनकी ज़रूरी है। डोमेस्टिक से लेकर आप जब तक रेड बॉल नहीं खेलते आपके अंदर वो एनर्जी आती ही नहीं है। आप 20 से 30 ओवर करवाने के बाद जब आप ओडीआई के लिए 10 ओवर के लिए तैयार नहीं है, और जब आप 10 ओवर करवाने के बाद 4 ओवर टी20 के लिए करवाने के काबिल नहीं है, तो सर आप किसी भी हवाले से स्पोर्ट्समैन ही नहीं है। तो शुएब अख्तर हैं या वसीम अकरम है, वकार यूनुस है, वो हारिस रऊफ पर, शाहीन अफरीदी पर तनकीद भी इसलिए करते थे कि यार जब हम इनकी एज पर थे हमने 400 ओवर करवा दिए हुए हैं, हम एक दिन में तकरीबन 80 से एक दिन में 40 से 45 ओवर करवाते थे। तो जब इनकी बारी आई है और ये कहते हैं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ वाइट बॉल खेलेंगे, हम 10 ओवर करवाएंगे या 4 ओवर करवाएंगे, तो उनके लिए पोटेंशियल क्या रहेगा? ये तो लेजेंड्स थे, ये तो जब दिन खत्म हो जाता था, पूरे दिन में 18 से 20 ओवर करवाए हैं, उसके बाद भी प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि इमरान खान ने इनको एक फार्मूला बताया हुआ था कि जब आपकी जो मसल्स हैं वो बिल्कुल आप थके हुए होते हो, अगर आप दोबारा अपने मसल्स को इस्तेमाल करते हो तो वो आप ज्यादा मजबूत होते हो। तो एक फार्मूला था, सो ये तो वो करते थे। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, लिटरली पंजाबी में कहते हैं हादसा निकल जाता है इनका एज अ प्रीमियम फास्ट बॉलर का नाम लेके। अब तो विक्रांत गुप्ता समेत जितने भी खिलाड़ी हैं वो उनका मजाक करते हैं कि हमने तो ये सुना था कि सोफा होता है प्रीमियम और फर्नीचर होता है प्रीमियम, या फास्ट बॉलर हमने पहली दफा सुना है, और वो भी इतना पैथेटिक प्रीमियम फास्ट बॉलर। सो डोमेस्टिक भी खेलना चाहिए और ऑब्वियसली टेस्ट मैच भी खेलनी चाहिए। हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस। एक टाइम था हम सुनते थे बाबर आजम बहुत ज़्यादा डेली बेसिस पे नेट प्रैक्टिस करते हैं, अपनी बैटिंग पे काम करते हैं, कवर ड्राइव्स पे जो है वो काम किया जाता है। लेकिन अब क्या हो गया? क्या वो खेलना नहीं चाह रहे हैं? क्या उनका पोटेंशियल खत्म हो गया है, या वो उनका माइंड बिल्कुल डाइवर्ट हो गया है? मुझे ये लगता है कि उनको सही जगह पर नहीं खिलाया जा रहा। अगर उनको सही जगह पर खिलाया जाए, और कुछ कसूर मुझे लगता है बाबर आजम का खुद भी है। जब उनको पता है कि मैं मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन हुई नहीं, तो क्यों हम ही बढ़ते हैं उस जगह, उस पोजीशन में खेलने के लिए। ठीक है। जब उनको पता है कि यार मैं ओपनिंग में, अलीम डार साहब की हम बात कर रहे थे, तो अलीम डार साहब ये भी कह रहे थे कि उनके नजदीक बाबर को ओपन करना चाहिए था। बिल्कुल, ये बाबर की कॉन्वर्सेशन पे हम दोबारा से कल बात करेंगे, क्योंकि एक बड़ी कॉन्वर्सेशन है, इस पे एक पूरी डिबेट हो सकती है। बाबर को खेलना चाहिए, कब खेलना चाहिए, कैसे खेलना चाहिए, इसके हवाले से हमारी कॉन्वर्सेशन जारी रहेगी। अभी हम लेंगे आपसे इजाजत। देखते हुए डिस्कवर पाकिस्तान।